हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेन। आज हम आ चुके हैं ट्विंकलिंग वाटरमेलन के कहानी के साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 10 की शुरुआत हमें सीधे 2023 के एक फ्लैशबैक में ले जाती है। यहाँ यॉन ग्योल एक बार फिर अपने भाई यॉन हो की मदद कर रहा होता है। हियरिंग इम्पेयर्ड होने के वजह से यॉन हो अपने गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप की बात खुद नहीं कर पाता, इसलिए उसकी फीलिंग्स और उसका डिसीजन यॉन ग्योल ही उस तक पहुंचाता है। लेकिन सामने के लड़की को ये सब बहुत कोल्ड और इनसेंसिटिव लगता है। गुस्से और दुख में वो अपना ग्लास भर पानी सीधे यॉनग्योल पर फेंक देती है और रेस्टोरेंट छोड़कर चली जाती है। ब्रेकअप खत्म होने के बाद भी यॉनग्योल का ध्यान अपने ऊपर नहीं होता। वो तुरंत यॉनहो से उसकी पांचवी और आखिरी गर्लफ्रेंड का कांटेक्ट मांगता है, जैसे वो उस रिलेशनशिप को भी खत्म कर देना चाहता हो। वो चाहता है कि यॉनहो अपना पूरा ध्यान अपने प्रैक्टिस में लगाए, ये सब में नहीं। लेकिन इस बार यॉनहो उसे मना कर देता है। वो समझ चुका होता है कि यॉनग्योल हमेशा दूसरों की जिंदगी और उनके डिसीजंस में इतना उलझा रहता है कि अपनी लाइफ जीना ही भूल गया है। यॉनहो कहता है कि ये लड़की के लिए मैं बहुत ही सीरियस था और उसको मैं दुखाना नहीं चाहता। वो यॉनगर्ल को समझाता है कि हर वक्त मम्मी पापा के सपने और उनके डिसीजंस का बोझ अपने कंधों पर उठाना जरूरी नहीं। वो चाहता है कि यॉनगर्ल पहली बार अपने मर्जी से जिए और अपनी जिंदगी में भी खुद चमकना सीखे, ना कि सिर्फ दूसरों के सपने पूरे करता रहे। ये याद अचानक 1995 वाले यॉनगर्ल के दिमाग में फ्लैश होती है। उसे रियलाइज होता है कि जिस लड़की के इतने करीब वो आ गया है, वो असल में उसकी फ्यूचर आंट है। ये सोचकर वो तुरंत खुद को पीछे खींच लेता है। लेकिन योन्यू उसके इस रिएक्शन को बिल्कुल अलग तरीके से समझती है। वो उसे छेड़ते हुए मजाक बनाती है कि शायद उसमें किसी लड़की को किस करने की हिम्मत ही नहीं है। वो अभी भी बिल्कुल अमेच्योर है। ये बात सुनते ही यॉनगर्ल के इमोशंस उस पर हावी हो जाते हैं। एक पल के लिए वो फ्यूचर, फैमिली और कॉन्सिक्वेंसेस सब भूल जाता है। अपने फीलिंग्स को और कंट्रोल नहीं कर पाता और सीधे योन्यू को किस कर देता है। ये अनएक्सपेक्टेड किस योन्यू को पूरी तरह सरप्राइज कर देता है। उसने मजाक तो किया था, लेकिन उससे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यॉनगर्ल सच में ऐसा कर देगा। कुछ पल के लिए वो खुद समझ नहीं पाती कि अभी क्या हुआ। इसी वक्त कहानी दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाती है, जहां यीचेन चुंगा के साथ उस पोर्ट्रेट के बारे में बात कर रहा होता है जो चुंगा ने यीचेन का बनाया था। स्केच देखकर उसे पहले भी अंदाजा हो चुका था कि शायद चुंगा के दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग्स है। इसीलिए वो हिम्मत करके उससे सीधा पूछ लेता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? और जब चुंगा बिना हिचकिचाहट के अपने फीलिंग्स एक्सेप्ट करती है, तो यीचेन इतना शॉक हो जाता है कि वही बेहोश होकर गिर पड़ता है। इतना बड़ा कन्फेशन उसके लिए शायद बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रहा है। उधर किस के बाद यॉनग्योल और योन्यू एक अजीब सी खामोशी के साथ वापस घर की तरफ चल रहे होते हैं। दोनों के बीच ऑकवर्डनेस इतनी ज्यादा है कि कोई भी नॉर्मल तरीके से बात भी नहीं कर पा रहा। सिचुएशन को संभालने के लिए योन्यू मजाक मजाक में एक नया रूल बना देती है। वो यॉनगर्ल से कहती है कि अब से कम 2 मीटर की दूरी बनाकर रखे, ताकि दोबारा ऐसी सिचुएशंस ही पैदा ना हो। इतना कहकर वो अपने घर चली जाती है, जबकि यॉनगर्ल वही खड़ा रहता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसने एक पल के लिए इमोशन में अपने आप को कंट्रोल कैसे खो दिया। उसी रात चुंगा खुद यॉनगर्ल के पास आती है। अब उसे समझ आ चुका होता है कि यीचेन उससे साइन लैंग्वेज के थ्रू बात करने की कोशिश कर रहा था। शायद पहली बार उसे लगता है कि अगर वो उसकी फीलिंग समझना चाहती है तो उसे भी साइन लैंग्वेज सीखनी होगी। इसीलिए वो खुद यॉनगर्ल से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे साइन लैंग्वेज सिखाए। ये सुनकर यॉनगर्ल के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स के बीच की बॉन्डिंग धीरे धीरे वैसे ही बढ़ रही है जैसे उसने फ्यूचर में देखी थी। हर छोटा स्टेप उसे ये उम्मीद देता है कि शायद ओरिजिनल टाइमलाइन अब भी बच सकती है। अगली सुबह चुंगा के फादर मिस्टर यॉनगर्ल से मिलते हैं और उसे उनके एग्रीमेंट की याद दिलाते हैं। वो साफ कह देते हैं कि चुंगा को साइन लैंग्वेज सिखाने के लिए उसके पास सिर्फ 1 महीना बचा है
और अगर वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उसे ही फेस करने पड़ेंगे। ये वार्निंग सुनते ही यॉनगेल को फिर से याद आ जाता है कि उसके पास सिर्फ फैमिली की लव स्टोरी ही नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए भी बहुत कम वक्त बचा है। मिस्टर यॉन जाने ही वाले होते हैं कि तभी यॉनगेल उनसे और एक रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि अगर चुंगा के लिए एक फैक्स मशीन ले दी जाए तो उसके लिए दूसरे लोगों से बात करना और नए दोस्त बनाना काफी आसान हो जाएगा। उसके हिसाब से ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि चुंगा के लिए बाहर की दुनिया से जुड़ने का एक नया रास्ता बन सकता है। लेकिन मिस्टर यॉन को यह सलाह बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो तुरंत यॉनगेल को टोक देते हैं और साफ कह देते हैं कि उसे उनके फैमिली मैटर्स में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। यॉनगेल समझ जाता है कि चुंगा की लाइफ में सबसे बड़ी रुकावट उसकी डिसेबिलिटी नहीं बल्कि उसकी फैमिली की सोच है। यॉनगेल के जाने के बाद मिस्टर यॉन चुपचाप अपने पुरानी फैमिली फोटो देखने लगते हैं जिसमें चुंगा की माँ भी होती है। उनके चेहरे पर पहली बार एक ऐसा दर्द नजर आता है जो वो सबसे छुपा कर रखते आए हैं। दूर से जिमी उन्हें सब सही दिखाती है। वो कुछ नहीं कहती, लेकिन मिस्टर यॉन का अपनी एक्स वाइफ को इस तरह याद करना उसके दिल में इनसिक्योरिटी और कंसर्न दोनों पैदा कर देता है। उधर सुबह सुबह योन्यू घर के बाहर आती है और देखकर सरप्राइज हो जाती है कि उसका स्कूटर बिल्कुल ठीक हालात में खड़ा है। योनगल बिना कुछ बताए उसे रिपेयर करवाकर वापस छोड़ गया होता है। ये छोटी सी केयर देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो खुशी खुशी उसी स्कूटर से स्कूल के लिए निकल पड़ती है। लेकिन स्कूल पहुंचते ही उसका मूड बदल जाता है। वो देखती है कि योनगल पूरा ध्यान चुंगा पर दे रहा है, उसे एनकरेज कर रहा है और उसके साथ काफी वक्त बिता रहा है। ये सब देखकर योन्यू के दिल में हल्की सी डिसअपॉइंटमेंट और जेलसी उभरने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर योनगल के असली फीलिंग्स किसके लिए है। इसी बीच जिमी योनगल को अपने ऑफिस में बुलाती है। इस बार उसका लहजा पहले से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। वो साफ कह देती है कि घर में साइन लैंग्वेज सिखाना और उसे प्रमोट करना तुरंत बंद कर दे। उसके हिसाब से चुंगा को डिसिप्लिन का एक तरीका है और यॉन गर्ल उसमें बीच में आकर सब कुछ खराब कर रहा है। वो बिल्कुल नहीं चाहती कि चुंगा अपनी मर्जी से कम्युनिकेट करना या डिसीजंस लेना शुरू करे। लेकिन यॉन गर्ल इस बार चुप नहीं रहता। वो सीधा जिमी का सामना करता है और उसे कहता है कि वो सिर्फ चुंगा का मदद करना चाहता है। उसे लगता है कि जिमी जानबूझकर चुंगा और उसके फादर के बीच की कम्युनिकेशन रोक रही है और उसे पढ़ाई तक में अननेसेसरी रुकावट डाल रही है। ये बात जिमी को और गुस्सा दिला देती है। वो पनिशमेंट के नाम पर यॉनगर्ल को क्लासेस स्किप करवाकर स्कूल की सफाई करने भेज देती है। बाहर से ये डिसिप्लिन लगता है, लेकिन यॉनगर्ल समझ चुका है कि ये सिर्फ उसे चुप करवाने का तरीका है। अपनी पनिशमेंट पूरी करते हुए जब वो स्कूल के स्विमिंग पूल के पास सफाई कर रहा होता है, तभी अचानक उसके लॉकर के अंदर रखा टेलीफोन बजने लगता है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ मास्टर की आवाज होती है। यॉनगर्ल पहले ही उसे लेकर फ्रस्ट्रेटेड होता है, इसीलिए गुस्से में उसे पूछता है कि आखिर वो चाहता क्या है। तब मास्टर उसे बताता है कि उसने उसकी मदद के लिए एक हेल्पर भेजा है, लेकिन एक शर्त भी रखता है। अगर यॉनगर्ल किसी और का मदद करेगा तभी वो उसके हेल्पर को उसकी मदद करने देगा। यह अजीब पहेली सुनकर यॉनगर्ल और भी कंफ्यूज हो जाता है। इस वक्त कहानी का फोकस योन्यू पर चला जाता है। सेलो प्रैक्टिस के दौरान अचानक उसकी सांसें तेज चलने लगती है और उसे पैनिक अटैक आना शुरू हो जाता है। वो प्रैक्टिस कंटिन्यू ही नहीं कर पाती और मजबूरन वहां से बाहर निकल जाती है। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है कि वो अंदर ही अंदर किसी इमोशनल प्रेशर से गुजर रही है। यॉनगर्ल अभी मास्टर की बात समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी उसे यीचेन का इमरजेंसी मैसेज मिलता है। बिना वक्त गवाए वो तुरंत स्कूल से निकल पड़ता है। म्यूजिक रूम में पहुंचते ही वो देखता है कि यीचेन अपने गिटार के साथ सेरेनेड की प्रैक्टिस कर रहा है। स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए वो पूरी मेहनत से तैयारी कर रहा होता है। इसी दौरान हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। इस फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि चुंगा ने अपने फीलिंग्स वर्ड से नहीं बल्कि अपने स्केचेस के थ्रू ही एक्सप्रेस की थी। हर ड्राइंग उसके दिल की बात कह रही थी। उन्हीं स्केचेस के जरिए उसने यीचेन से सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी कि वो उसका दोस्त बन जाए। प्रेजेंट में खड़ा यीचेन अब भी उस कन्फेशन को याद करके कंफ्यूज हो जाता है।
उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि चुंगा की फीलिंग्स को कैसे समझे और उनका जवाब कैसे दे। इसी बीच योनगल और ये चैन अपने पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को पूरी तरह खत्म करने का फैसला करते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और हैंडशेक के साथ अपनी दोस्ती को फिर से मजबूत बना देते हैं। ये देखकर बैंड के बाकी सारे मेंबर्स खुश हो जाते हैं। इतने दिनों के बाद पूरी टीम दोबारा एक साथ नजर आती है। इस नए शुरुआत को सेलिब्रेट करने के लिए सब मिलकर बाहर खाना खाने का प्लान बना लेते हैं। बैंड के साथ खाना खाते वक्त योन्यूल एक ऐसी बात बताता है जो योनग्योल का ध्यान तुरंत खींच लेती है। वो रिवील करता है कि जिस प्रैक्टिस स्टूडियो में वो लोग रिहर्सल कर रहे थे वो उन्हें किसी अननोन हेल्पर के वजह से मिला है। ये सुनते ही योनग्योल को मास्टर की बात याद आ जाती है। उसके दिमाग में तुरंत सवाल उठता है कि कहीं ये वही हेल्पर तो नहीं जिसका जिक्र मास्टर फोन पर कर रहे थे। इस मिस्ट्री का जवाब ढूंढते हुए सब लोग गिटार शॉप का ओनर चॉय हून से मिलने पहुंच जाते हैं। जैसे ही चॉयू की नजर योनग्योल पर पड़ती है वो उसे तुरंत पहचान लेता है। उसके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल मुलाकात होती है, लेकिन योनग्योल के लिए ये मोमेंट काफी इमोशनल बन जाता है क्योंकि फ्यूचर में भी उसका इस गिटार शॉप से गहरा कनेक्शन था। चॉयू उसे पूछता है कि क्या उसके अपने फादर के साथ सब कुछ ठीक हो गया। वो बताता है कि उसके लिए एक परफेक्ट गिटार अभी भी संभाल कर रखा हुआ है। ये सुनकर योनग्योल हल्का सा मुस्कुरा देता है और मजाक में कहता है कि उसका फादर अभी थोड़ा इमेच्योर है। ये कहते वक्त उसकी नजर सीधा यीचैन पर चली जाती है क्योंकि वो जानता है सामने खड़ा ये ही लड़का फ्यूचर में उसका फादर बनने वाला है। बाद में सब मिलकर खाना खाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन चॉय यू बिना सोचे योंग दोनजिन को भी रेस्टोरेंट में बुला लेता है। जैसे ही यीचैन को पता चलता है कि डोंगजिन आने वाला है उसके होश उड़ जाते हैं। वो, माजो और योनग्योल तुरंत रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर डोंगजिन ने उन्हें देख लिया तो पुरानी कॉन वाली स्टोरी फिर से सामने आ सकती है। दूसरी तरफ योन्युल, सीगुक और सीबम इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। उनके लिए डोंगजिन एक आइडल जैसा होता है, इसीलिए वो उसे मिलने के एक्साइटमेंट में रेस्टोरेंट में ही रुक जाते हैं। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद यीचैन पास के एक पीसीओ से योन्युल को फोन करता है। वो जल्दी जल्दी उसे पूरे सिचुएशन समझाता है और बताता है कि डोंगजिन से दूर रहना ही सबके लिए बेहतर होगा। योन्युल बात की सीरियसनेस समझ जाता है और किसी तरह सीगुक और सीबम को भी वहां से बाहर निकाल लेता है। थोड़ी देर बाद पूरी बैंड फिर से प्रैक्टिस रूम में इकट्ठी होती है। यीचैन सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेता है। वो कहता है कि अब उन्हें बैंड का नाम बदल देना चाहिए क्योंकि डोंगजिन पहले से उनके पुराने नाम फर्स्ट लव मेमोरी मैनिपुलेटर्स से वाकिफ है, इसीलिए उस नाम को कंटिन्यू करना रिस्की हो सकता है। उसके बाद वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिवाइड करता है। चुंगा को बैंड के नए टी शर्ट और लोगो डिजाइन करने की जिम्मेदारी मिलती है क्योंकि सब उसके आर्टिस्टिक टैलेंट को पहचान चुके होते हैं। वहीं से सीक्यू को बैंड के ऑफिशियल फोटोग्राफर बनाने का डिसीजन लिया जाता है। अब सवाल ये होता है कि ये बात सीक्यू को बताएगा कौन। इसके लिए यीचैन और योनग्योल रॉक पेपर सीजर खेलते हैं। इस बार किस्मत योनग्योल का साथ देती है और वो जीत जाता है। अब सीक्यू से मिलकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाना उसकी ड्यूटी बन जाती है। इसी वक्त कहानी एकदम इमोशनल टर्न ले लेती है। उधर योन्यू अपने कमरे में कुछ ढूंढ रही होती है। वो अपने एंटी एंजाइटी मेडिसिन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन दवाइयों के साथ उसकी नजर एक रस्सी पर पड़ती है। ये वही रस्सी होती है जिसे वो कभी अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए इस्तेमाल करने वाली थी। उस एक पल में उसके पुराने ट्रॉमा और दर्द की सारी यादें वापस लौट आती है। उसका चेहरा उदास हो जाता है और वो उन यादों में खो सी जाती है। तभी दरवाजे पर नॉक आता है। ये फिर से योनग्योल ही होता है। लास्ट टाइम भी वो फांसी लेते वक्त ही ये बीच में आया था। उसकी आवाज और उसका आना जैसे योन्यू को अंधेरी यादों से बाहर खींच ले आता है। वो खुद को संभालते हुए बाहर आ जाती है। योनग्योल उसे बताता है कि अब वो ऑफिशियली बैंड की फोटोग्राफर बनने वाली है, लेकिन बात करते करते उसे महसूस होता है कि आज योन्यू का चेहरा पहले जैसा नहीं लग रहा। वो उसकी उदासी नोटिस करता है
और प्यार से पूछता है कि सब ठीक है या नहीं। सीधे जवाब देने के बजाय योन्यू उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। दोनों मिलकर एक फॉरेक्स शॉप जाते हैं जहां वो अपने अमेरिकन डॉलर एक्सचेंज करवाती है। ये छोटा सा काम उसके लिए जरूरी था, लेकिन उसके दिमाग में अब भी बहुत कुछ चल रहा होता है। काम खत्म होने के बाद वो योनग्युल से कहती है कि वो थोड़ी देर अकेले रहना चाहती है। इस बार योनग्युल उसकी बात मान लेता है और उसे स्पेस दे देता है। योन्यू सीधा एक थिएटर में जाकर अकेले बैठ जाती है। अंधेरा हॉल, खामोशी और उसके दिल में दबा हुआ दर्द सब एक साथ बाहर आने लगता है। वो खुद को और रोक नहीं पाती और चुपचाप रो पड़ती है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एहसास होता है कि वो पूरी तरह अकेली नहीं है। यॉन गर्ल उसके पीछे पीछे वहां तक आ चुका है। वो उसकी प्राइवेसी तोड़ने नहीं, बल्कि उसका सहारा बनने आया होता है। बिना उसके इमोशंस को जज किए वो उसका हौसला बढ़ाता है और उसे याद दिलाता है कि हर मुश्किल का सामना अकेले करना जरूरी नहीं। इसी छोटे से जेस्चर के साथ दोनों के बीच का इमोशनल कनेक्शन पहले से भी ज्यादा गहरा होने लगता है। दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों फ्यूचर से आए हैं और लोगों को बता नहीं पा रहे कि वो किस बात से गुजर रहे हैं। वो गम दोनों ही जानते हैं कि जब वो बता नहीं सकते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और शायद इसीलिए वो दोनों शेयर कर पा रहे हैं। इसी दौरान ये चैन एक बुक स्टोर पर पहुंच जाता है। अब उसके लिए चुंगा से बात करना सिर्फ एक क्यूरियोसिटी नहीं रहा था, वो सच में उसकी दुनिया समझना चाहता था। इसीलिए वो साइन लैंग्वेज सीखने के लिए बुक्स ढूंढने लगता है। वहीं उसकी मुलाकात फिर से चुंगा से हो जाती है। दोनों साथ में कुछ खाने का डिसाइड करते हैं। बातों ही बातों में चुंगा बैंड के नए नाम के लिए अपना आइडिया शेयर करती है। वो यीचैन को मशहूर मेक्सिकन आर्टिस्ट फ्रिदा के बारे में बताती है। अपनी पूरी जिंदगी में दर्द, एक्सीडेंट्स और हेल्थ स्ट्रगल से लड़ने के बाद उन्होंने अपनी आखिरी पेंटिंग वाटरमेलन की बनाई थी, जिसमें लिखा था वीवा ला वीदा, जिसमें चमकते हुए वाटरमेलन्स नजर आते हैं। चुंगा समझाती है कि इस पेंटिंग्स का मतलब सिर्फ वाटरमेलन नहीं था। वीवा ला वीदा का मतलब है लॉन्ग लिव लाइफ, यानी जिंदगी हमेशा जीती रहे। इतने तकलीफों के बाद भी पेंटर ने अपने आखिरी पेंटिंग के जरिए यह मैसेज दिया था कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, उसे जीना और सेलिब्रेट करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दर्द के बीच भी उम्मीद और खुशी ढूंढनी ही उस पेंटिंग की सबसे खूबसूरत बात थी। हीचैन को यह मैसेज दिल से छू जाता है। उसे लगता है कि उनकी बैंड भी इस सोच को रिप्रेजेंट करती है। हर मेंबर अपने अपने स्ट्रगल से लड़ रहा है, लेकिन फिर भी म्यूजिक के साथ अपनी जिंदगी जीने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसी इंस्पिरेशन से वो डिसाइड करता है कि बैंड का नाम वाटरमेलन रखा जाए। उस रात चुंगा जब घर लौटती है तो उसके लिए एक और सरप्राइज इंतजार कर रहा होता है। उसके रूम में एक फैक्स मशीन रखी होती है। ये देखकर उसके आंखों में पहली बार सच्ची खुशी नजर आती है। अब वो बिना किसी मुश्किल के दूसरे लोगों से बात कर सकती थी। सबसे पहला मैसेज वो यीचैन को भेजती है और दोनों फैक्स के जरिए बातें करना शुरू कर देते हैं। दूर खड़े मिस्टर यॉन चुपचाप ये सब देख रहे होते हैं। शायद पहली बार उन्हें भी एहसास होने लगता है कि कम्युनिकेशन की एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी चुंगा की जिंदगी कितनी बदल सकती है। अगली सुबह प्रैक्टिस रूम में यीचैन सबके सामने अपना नया आइडिया रखता है। वो बताता है कि बैंड का नाम वाटरमेलन होना चाहिए। बाकी मेंबर्स को भी ये आइडिया पसंद आता है और इसके पीछे का मैसेज भी। थोड़ी डिस्कशन के बाद सब मिलकर फाइनल नाम वाटरमेलन शुगर डिसाइड करते हैं। और शायद यही से हमारे सीरीज का टाइटल ट्विंकलिंग वाटरमेलन आ चुका है। यह नाम सुनते ही योनगल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि यह सिर्फ एक बैंड का नाम नहीं, बल्कि हर मुश्किल के बाद भी जिंदगी को गले लगाने की सोच का सिंबल है। सबको यह नाम इतना पसंद आता है कि वो तुरंत अपनी नई पहचान के साथ एक फ्रेश शुरुआत कर देते हैं। इसके बाद सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लग जाते हैं। बॉयज प्रैक्टिस स्टूडियो में म्यूजिक और परफॉर्मेंस के रिहर्सल शुरू कर देते हैं, जबकि चुंगा नए लोगो और टी शर्ट डिजाइन पर काम करती है। दूसरी तरफ यॉन यू कैमरा संभालते हुए बैंड के फोटोज लेने लगती है। धीरे धीरे हर मेंबर अपनी जगह ढूंढने लगता है।
स्टूडियो के बाहर चुंगा और योन्यू की मुलाकात होती है। योन्यू आदत से मजबूर साइन लैंग्वेज में उससे बात करने की कोशिश करती है। चुंगा हल्का सा मुस्कुराकर साइंस में बताती है कि वो अभी अभी साइन लैंग्वेज सीख रही है और अभी इतनी फ्लुएंट नहीं हुई है। ये सुनकर योन्यू उसे एनकरेज करती है और उसके क्लासेस के लिए गुड लक विश करती है। दोनों फिर साथ में स्टूडियो के अंदर चले जाते हैं, जहां पूरी बैंड एनर्जी के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। एक पल के लिए ये सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगने लगता है, जैसे हर चीज धीरे धीरे अपनी सही जगह पर आ रही हो। लेकिन एपिसोड के आखिरी कुछ मिनट पूरी कहानी का मूड ही बदल देते हैं। स्टोरी अचानक 2023 में फ्लैश फॉरवर्ड हो जाती है। एक इंटरव्यू के दौरान डोंगजिन पुरानी दिनों को याद करते हुए बताता है कि स्प्रिंग फेस्टिवल में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई थी जिसने उनके बैंड को हमेशा के लिए तोड़ दिया। सिर्फ बैंड ही नहीं, उस हादसे में एक मेंबर को ऐसी चोट लगी जो कभी ठीक नहीं हो सकी। ये बात सुनते ही सस्पेंस और टेंशन दोनों एक साथ बढ़ जाते हैं। अब तक यॉन गर्ल जिस फ्यूचर को बदलने की कोशिश कर रहा था, शायद वही दर्दनाक पल बहुत करीब आ चुका हो। और सबसे बड़ी बात, ऑडियंस को पहली बार ये हिंट मिलता है कि उस एक्सीडेंट का शिकार और कोई नहीं, ई चैन हो सकता है। यहीं पर एपिसोड 10 एक इमोशनल और सस्पेंस भरे एंड से खत्म हो जाता है, जहां अगला एपिसोड सिर्फ स्प्रिंग फेस्टिवल ही नहीं बल्कि पूरी टाइमलाइन के डायरेक्शन भी बदल सकता है। तो आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए मूवीज एक्सप्लेन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।